किस्मत उन्हीं का साथ देती है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो निरंतरता के साथ ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 जो दरोगा प्राथमिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? ऑप्शन ए है सआदत खां, बी वाजिद अली शाह, सी शुजाउद्दौला, डी मंसूर खान। तो देखिए इसका आंसर होगा वाजिद अली शाह। देखिए वाजिद अली शाह को 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में जो अवध का क्षेत्र है लखनऊ से इन्हीं की वाइफ बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी में लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, लखनऊ के क्षेत्र से। यही वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए सआदत खां जो थे ना अवध का संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? अवध का संस्थापक थे। और शुजाउद्दौला कौन थे? शुजाउद्दौला जो थे 1764 ईस्वी जो बक्सर का युद्ध था ना उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, यानी ये हम सआदत खान कौन थे? संस्थापक थे। और वाजिद अली शाह अंतिम नाम थे। शुजाउद्दौला के थे 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, ये बंगाल में जो हुआ था उसमें ये भाग लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ए है कराची अधिवेशन, बी लखनऊ, सी लाहौर, डी सूरत। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, अब देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया और इसी समय रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को झंडा फहराया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के 26 दिन बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण ये लोग स्वाधीनता दिवस मनाए थे। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। देखिए एक इस सब के बारे में देख लेते हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कब? 1931 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसी में महात्मा गांधी कहे थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ठीक है, कराची अधिवेशन में ही कहे थे। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। और सूरत का तो रास बिहारी घोष। ठीक है, एगो बोस भी है एगो घोष है, तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो देखिए इसका आंसर होगा आगा खां। देखिए आगा खां और सलीम मुल्ला खां ये दोनों सक्रिय रूप से बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्ला खां को माना जाता है। यही दोनों ये आगा खां ही जाकर मिले थे। ठीक है, एक अलग संगठन बनाने के लिए अपना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, एगो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए सोशलिस्ट जो है ना तो 1928 में, यानी बाद में सोशलिस्ट रख गया, और रिपब्लिकन पूछेगा तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, और इसका गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक में भगत सिंह आता है, सुखदेव आते हैं, चंद्रशेखर आजाद आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है दोस्तों, देखिए इस का आंसर होगा माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है। ये अंतिम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत भारत और पाकिस्तान अलग अलग
विभाजित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन योजना के तहत जब विभाजन हुआ ना, तब माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला, और स्वतंत्र भारत का अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण का संस्थापक कौन थे? ठीक है, देखिए बंबई दर्पण के संस्थापक आपका हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है दोस्तों, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये 1832 ईस्वी में बंबई में मराठा भाषा में क्या हुआ था, प्रकाश पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो देखिए इसके आंसर होगा छंदोग्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, छंदोग्य उपनिषद। देखिए प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ है, जिसको कहाँ उल्लेख मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में। और जावलो उपनिषद में ना चारों आश्रम का उल्लेख कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? देखिए इसमें ना हम लोग ये दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, तो इसका होगा राखी गढ़ी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर, राखी गढ़ी। इसका 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यह हरियाणा में स्थित है। और राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। देखिए धौलावीरा जो है ना, यह जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था ना, उस समय ज्ञात सबसे बड़ी स्थल था। ठीक है, धौलावीरा, यह कच्छ के रण में पड़ता है, गुजरात के क्षेत्र में। और यह अभी यूनेस्को में 30वां धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, 40वां धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत है? देखिए बहुत सारे लोगों ने आर्यों के बारे में अलग अलग बातें कही है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्यों के तिब्बत किसने बताया था? तो देखिए इसका आंसर होगा तिब्बत दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, दयानंद सरस्वती ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, किस धर्म का यह मत था कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा, देखिए ए और बी दे दिया है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना। बौद्ध धर्म में कहा गया है मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इससे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं। देखिए जैन धर्म में ना संलेखन विधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी क्या होता है ना, अंतिम स्थिति में ये लोग भूखे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि अंतिम दिन में ना वो भूखे रहकर अपने प्राण को त्याग किए थे। लेकिन ये जैन धर्म का मत है, लेकिन ये बौद्ध धर्म कहता है कि जरूरी नहीं है कि मोक्ष इस जीवन में संभव नहीं है, जरूरी है कि मृत्यु ही आए, ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता था। ठीक है दोस्तों, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्वयं को सम्राट कहा था, तो देखिए इसका आंसर होगा भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू यानी भाब्रू अभिलेख, ऐसे ही स्वयं को सम्राट बोलने पे भी समझ में आ जाए, स्वयं को सम्राट यानी भाब्रू। ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखिए दशावतार मंदिर जो है ना यूपी में स्थित है। कहाँ है? यूपी में। यह यूपी के देवगढ़ के झांसी में स्थित है। ठीक है, झांसी में। और दशावतार मंदिर का निर्माण जो होता है ना गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में करवाया गया था, और यह विष्णु जी के लिए विख्यात मंदिर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसके आंसर होगा कन्नड़ भाषा। कन्नड़
यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 64 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो देखिए शुद्ध अरबी सिक्का पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर होगा कोच ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चलाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने तांबा का, चांदी का टांका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का को चलाया था, ठीक है। कथी? तो चांदी का टांका और तांबे का जित्तल। चलिए आगे चलते। शुद्ध अरबी सिक्के, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है। देखिए स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था गुलाम वंश का। इसे गुलाम वंश का अंतिम वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है ना, ये वास्तविक संस्थापक था जिसने दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित किया था। इसने तो लाहौर में ही राजधानी बनाकर मात्र 4 वर्षों तक शासन किया और इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन है ना, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपका अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। महाद्वीप महासागर पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण भाग है, इन्होंने बताया था, ठीक है। पृथ्वी का लगभग 70.8% महासागर है और 29.2% महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना हमारे दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी जो है ना दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। और चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसको तो कल भी हम लोग ने देखा था। इसका ट्रिक था आमी पामेत्री, और 5 गो, ठीक है। आमी पामेत्री 5 देश जो है ना बांग्लादेश के साथ भारतीय 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। देखिए उधर ही बहुत सारे घाटियां स्थित है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारे घाटी है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में इस जोहार घाटी को ना मिलान घाटी भी कहते हैं, यानी मिलान एक जगह है भाई उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे मिलान, इसको मिलान घाटी भी कहते हैं और गौरी गंगा घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी गंगा घाटी, जोहार घाटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो देखिए जल ग्रहण की क्षमता, हिमालय की नदियां तो हमेशा सालों भर बहती रहती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ये होगा नहीं, ये भी है, ये कटिएगा, इनमें से कोई नहीं है। एक ऑप्शन से भी कभी कभी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। कभी ऑप्शन को भी ध्यान से देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे होगा प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। यानी प्रायद्वीपीय नदियां में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है। यह नदियां सापेक्षतः कम लंबी होती है, जबकि हिमालय नदी जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? देखिए इसको तो जलोढ़ मिट्टी ही मारा जा सकता है जल्दी में, ठीक है, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। भारत में ईंटों का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 40% इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंट निर्माण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 2014 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है। इसमें भालू, हिम तेंदुआ आदि जैसे
पशु पाए जाते हैं, ठीक है। यह कुल्लू क्षेत्र में है। कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी क्षेत्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण यानी खरीफ फसल जो होता है ना, इसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है। जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी जो कटा है ना फसल वर्तमान क्षेत्र में, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में जो काट दिया जाता है यानी अक्टूबर नवंबर, कभी कभी नवंबर दिसंबर भी देता है, लेकिन इसका पीरियड जून जुलाई अक्टूबर नवंबर भी होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी धान काटा गया है, तो जैसे कि धान काटा गया तो जो चावल होता है, ये चावल खरीफ फसल है। कपास, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। तो इसमें देख ले, मिला लेते हैं। जैसे कि बाजरा है, खरीफ फसल नहीं, तो बाजरा तो है। ज्वार, ये भी है हमारा। अरहर, ये भी है हमारा। सरसों नहीं है। देखिए, सरसों हमारा आलू के साथ बोया जाता है, जो कि रबी फसल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो रेड सिंधी गाय की नस्ल होती है, ठीक है। इस नस्ल की गाय लाल होती है, ठीक है। इसी प्रकार साहिवाल और गिर भी, यानी देखिए पूछता है कि साहिवाल और गिर, गिर किसकी नस्ल है? तो हमारा गाय ही के नस्ल है। गिर गौ से गाय या गौ से गिर, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ठीक है, देखिए तो इसका आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 24 का होगा मुंबई हाई, ठीक है दोस्तों। देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार मुंबई हाई में है। लगभग 80% गैस यहाँ भंडारित होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।